हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अब तो तैयारी का ठीक आपकी अंतिम अवस्था चल रही होगी, चूंकि अब परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ चुकी है। आज से 4-5 दिन बाद आप पेपर दे रहे होंगे, 2, 3 और 4 तारीख को, जिसमें 2 और 3 तारीख को जूनियर वाले लोग देंगे, और 3 और 4 को जो है, ठीक है, 4 को जो आप प्राइमरी वाले लोग देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग जो है, ठीक है, आपकी तैयारी को, ठीक, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसका एक पीवाईक्यू, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसा पीवाईक्यू क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इसको समझ पाएं कि पूछे जाने की प्रायिकता क्या होती है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 सवालों का सेट देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए जरा देखा जाए। ठीक है, कौन से प्रमुख सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए, तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, पहला सवाल की अगर बात किया जाए, तो पहला सवाल कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है किसको। तारा की बात किया है, तो हमको पता है कि सर सूर्य भी एक तारा है। ये तो स्पष्ट है आपको, सूर्य एक क्या है, तारा है। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा, सूर्य एक तारा है। दूसरी चीज क्या, कि हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, सूर्य है, तो दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है। ठीक है, तो एक नाम आपने सुना होगा, कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किसकी बात कर लिया जाए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारी पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा है। ठीक है, एक और सवाल आता है कि रात्रि में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप किसका नाम लेते हो, तो आप नाम लेते हैं साइरस या डॉग स्टार का। आप नाम किसका लेते हैं, साइरस या डॉग स्टार का नाम लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक तारा है जो सदैव उत्तर दिशा में दिखाई दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। कौन से तारे को, उत्तरी तारे को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमें पता है कि 1972 में क्या आया था, तो सर वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में आया, 1972 में आया। कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है, और इसी के तहत जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 1972 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनईपी का गठन हुआ था। किसका, यूएनईपी, ये भी याद रखिएगा कि गठन इसका कब हुआ था, 5 जून 1972 को गठन हुआ। किसका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का क्या हुआ गया, शुरुआत किया गया। इसीलिए हर साल 5 जून को क्या मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी के अगले वर्ष 72 में टाइगर्स की गणना कराई गई, और 73 में शुरू हुआ क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। कौन से वर्ष में, 1973 में। और प्रारंभ में ही 8 टाइगर रिजर्वों की स्थापना, जिसमें जिम कार्बेट, जो कि अब रामगंगा के नाम से आना है, वो पहला टाइगर रिजर्व रहा। ठीक है, वैसे वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 58 है, और 3167 बाघ भारत में पाए जाते हैं। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत में टोटल कितने, ठीक, कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी याद रखिएगा। 107 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। भारत में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 107, 107 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। ठीक है, इन्हीं से पूछा है कि कान्हा किस में, तो वैसे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कह रहा है लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916, अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा, कांग्रेस का। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में किसने किया, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ, समझौता, जिसको हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक का नाम पहला आता है। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। सर तो गरम दल व नरम दल के मध्य भी क्या, तो उनके बीच में सहमति, यानी आपस में विलय हो गया, लेकिन समझौता किसके बीच में हुआ, तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था। सी वाला जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य, जंगली गधों का अभ्यारण्य, जंगली गधों का संबंध जो है, ठीक है, मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों से जहां पानी कम हो, ऐसा क्षेत्र कच्छ का रण वाले क्षेत्र में। और कच्छ कहां पड़ता है सर? तो कच्छ पड़ता है सर गुजरात में। कच्छ कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा, कच्छ का संबंध कहां से है? तो गुजरात से है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? कार्बन डेटिंग किससे संबंधित? जब हम किसी चीज की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि 25 करोड़ साल पुराने पत्थर जीवाश्म मिले, या ठीक है जीवाश्म की बात करते हैं, या जो है हम पत्थरों की आयु की बात करते हैं। तो याद रखिए इस बात को, जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर पत्थरों की आयु, अगर सेलों की आयु निकालना है, तो रेडियो डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। यह सेल के लिए, किसके लिए? पत्थर यानी कि सेल के लिए प्रयोग करते हैं। और कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म के लिए, तो देख लेते हैं कौन सा है इसमें। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए नहीं, ठीक है, चट्टानों की शक्ति नहीं, इनमें से सभी नहीं। प्राचीन स्थलों से मिली हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन करने के लिए, क्योंकि मानव शरीर में तो कार्बन होता ही है, पेड़ पौधों में कार्बन होता है, जहां जीवाश्म है वहां कार्बन है। जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। संविधान सभा ने आसान सा प्रश्न, हलवा प्रश्न, क्या कहा? कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उस दिन पहली बैठक बुलाई गई, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बुलाई गई। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, ठीक है, हमने जो है बनाया किसको? डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया भारत का पहला एक अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। ठीक है, इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन काम किया, लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए, और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर ये हुआ कि 26 जनवरी को कैसे स्पेशल बनाया जाए, क्योंकि 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय, ठीक है, 1930 1929 में जब रावी नदी के तट पर झंडा फहराते समय ये निर्णय लिया था कि 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को, कौन सी तारीख को? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमने संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई, 12वीं बैठक। उसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। उसी दिन हमने जनगण मन का हिंदी स्वरूप, बांग्ला में लिखा गया था ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, हिंदी स्वरूप को बनाया। क्या? हिंदी स्वरूप को बनाया, ठीक है, इसका अपना देश का राष्ट्रगान बनाया, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता जी ने जो लिखा था उसे अपना झंडा गीत बनाया। इस सब चीजों का संबंध कौन से डेट से है? 24 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी 1950 हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? किसकी बात कर रहा है? ठीक है, कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन, यानी हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में इसे कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? तो याद रखें, हिंदी में इसे कहते हैं हम क्या? जैव आवर्धन कहते हैं। क्या? जैव आवर्धन। तो पूछ रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या है? बायो मैग्निफिकेशन क्या है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। एक से दूसरे में जब हम जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से एक क्रम से, ठीक है, दूसरे क्रम में जाते हैं, तो उसमें प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसी से संबंधित है जैव आवर्धन। तो कोई दिख रहा है क्या? कंप्यूटर द्वारा चित्र गलत, जीव के आकार में वृद्धि गलत, ठीक है, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थ, प्रदूषक बोला हूं ना, प्रदूषक की बढ़ती सांद्रता। जवाब हो जाएगा क्या? सी वाला ऑप्शन, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता बायोमैग्निफिकेशन, यानी हिंदी में कहा जाए जैव आवर्धन। क्या? जैव आवर्धन से जुड़ा होता है। जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा घटक ऐसा पूछा जिसमें जीवन है? तो देखिए जरा, मृदा में जीवन नहीं, प्रोटीन में जीवन नहीं, फास्फोरस में नहीं, कवक में तो जीवन है। ये तो कैसा घटक है? ये तो जैविक घटक है, ठीक है, यानी यह अजैविक घटक नहीं है। कौन सा? ठीक है, तो फंगाई यानी कि कवक जो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो कि संबंधित है किससे? तो ग्रीन पीस का संबंध आता है, आप इस बात को समझिएगा,
ग्रीन पीस जो कि 1971 में स्थापित हुआ था, परमाणु के सॉरी एक एनजीओ है जो कि पर्यावरण के लिए कार्य करता है। तो पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है? आसान सा प्रश्न है, नीदरलैंड का शहर है। कौन सा शहर इसमें नीदरलैंड में है? सिडनी तो सर ऑस्ट्रेलिया में, ये तो है नहीं। न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये भी नहीं। नागासाकी जापान में। एम्स्टर्डम का संबंध नीदरलैंड यानी पहले हॉलैंड कहलाता था, अब नीदरलैंड कहलाता है। तो जवाब हो जाए देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो कि स्थापित हुआ था 1971 में, ये क्या है? तो पर्यावरण के लिए कार्य करने वाला एनजीओ है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला एनजीओ कौन सा है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा ठीक है कौन सा? ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कई बार पूछा है पश्चिम बंगाल। जवाब हो जाएगा आर्सेनिक से वैसे होता क्या है? तो याद रखिए ब्लैक फुट नामक रोग, ठीक है, ब्लैक फुट नामक रोग जो है वो जल में किसके मिलने से? आर्सेनिक के मिलने से। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप कैडमियम में जानते हैं, ठीक है, पारा में जानते हैं मीना माता और इटाई जैसे रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोग। यहां जवाब हो जाए वेस्ट बंगाल हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर ये कोई पर्वत है, इधर से मानसून आएगा तो इधर वर्षा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पर्वत की छाया इस तरफ जाएगी तो वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया, कोई दिख रहा है सर? तो ए वाला ऑप्शन दिख रहा है सर, रेन शैडो एरिया। इसीलिए पश्चिमी घाट में जहां पर ठीक है नासिक जैसे क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है, तो वहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसा जो कि विदर्भ है जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होती, कारण है रेन शैडो एरिया। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, थोड़ी देर पहले उसका उत्तर बता चुका हूं, आप खुद भी जानते होंगे, खुद ही उत्तर लगा लीजिएगा क्या जवाब होना चाहिए। ठीक है, आप खुद भी इसका उत्तर लगा सकते हैं कि जवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखा जाए। ठीक है, वायुमंडल की क्या पूछ रहा है कि ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। आसान सा सवाल है, इस सौर विकिरण की बात कर रहा है। इस सौर विकिरण, ठीक है, जो ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त होता है, क्या सौर विकिरण, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध किससे है? आसान सा प्रश्न है। तो आप जानते हैं इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट कहते हैं, जिसका सन्निकट मान जो है 1.4 किलो जूल यानी सौर स्थिरांक होता है, जो कि 1.4 किलो जूल के बराबर होगा। जवाब सोलर कांस्टेंट हो जाए, सौर स्थिरांक हो जाए। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य, ये भी तो हलवा सवाल है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रारंभ में संविधान में नहीं था, फिर एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा सर? 42वां। कौन सा संविधान संशोधन? तो सर ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां, जिसमें हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, यूएसएसआर से, किससे? यूएसएसआर यानी वर्तमान का रूस, पहले का सोवियत संघ, यहां जवाब हो जाए यूएसएसआर हो जाए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इसके तहत एक नया भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था संविधान में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? आसान सा है, दिख रहा है जवाब, क्या लगा दिया जाए? तो हमको पता है सर, केरल वाला क्षेत्र है। बताइए तो केरल में कौन सा क्षेत्र है इसमें? वैसे तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से घाट में? तो सर पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट में तो केरल भी पड़ता है, और केरल में साइलेंट वैली है, तो जवाब हो जाए साइलेंट वैली हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, एलपीजी के बारे में क्या असत्य है? एलपीजी के बारे में क्या असत्य है? तो एलपीजी जो है नीली ज्वाला से जलने वाला है, तो बिल्कुल ठीक है, उच्च ऊष्मीमान तभी तो जला रहे हैं, स्वच्छ ईंधन, प्रदूषण कम करता है, मीथेन उत्सर्जन तो नहीं करता है, तो जवाब हो जाए मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। असत्य पूछा था ना, तो असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जवाब क्या हो गया? असत्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, किसकी बात किया है? इकोसिस्टम के घटक क्या है? इकोसिस्टम में जैविक भी आएगा और अजैविक भी आएगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, उत्पादक
उपभोक्ता अपघटक, साफ साफ दिख रहा है डी वाला ऑप्शन। वैसे पारस के तंत्र शब्द की बात करेंगे, तंत्र वाले शब्द की बात तो सर पता है ए जी टांसले ने प्रयोग किया था, ए जी टांसले ने। और सिर्फ पारिस्थितिकी की अगर बात किया जाए, पारिस्थितिकी, तो इसका प्रयोग तो सर इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहां जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मकर रेखा पूछ रहा है, बताइए ये कोई सवाल है क्या? ठीक है, ये तो सर हमको सबको पता होता है सर, बीच में हो जाएगा 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर हो जाए सर। ऊपर 23.5 पे लाइन खींच दिया जाए, 23.5 पर ये हो जाए कर्क रेखा, नीचे 23.5 पर खींच दे तो ये हो जाए मकर रेखा। ठीक है, अब आप ही बता दो क्या जवाब लगा दिया जाए? तो सर 23.5 डिग्री साउथ लगा दीजिए। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम, अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया हूं, तो आप ही बता देना, मैं नहीं बता रहा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है सर, यहाँ कुछ और भी तो नाम लिखे हैं, उनका तो बता दीजिए। चलिए जरा, ओडम साहब ने क्या कहा? तो इन्होंने, ठीक है, पारिस्थितिकी से सबसे पहले प्रयोग किया था, वैसे शब्द की बात नहीं किया था। किसने? ठीक है, एजी टांसले ने इस शब्द का प्रयोग किया। एजी टांसले ने शब्द दिया क्या? तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द दिया था। ये रामदेव मिश्रा कौन है सर? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय, ये पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसको? रामदेव मिश्रा को। और ये विटेकर कौन है? आधुनिक वर्गिकी का पिता कहा जाता है। वैसे वर्गिकी का पिता तो हम कहते हैं किसको? कैरोलस लीनियस को, लेकिन आधुनिक वर्गिकी का पिता, आधुनिक वर्गिकी का पिता, ठीक है, आर एच विटेकर को, इन्होंने 5 जगत की बात किया था। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक फंगाई, कवक एनिमिलिया और प्लांटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता कौन होता है? किसमें पूछा है? तो पूछा है सर घास तंत्र में। तो घास तंत्र में घास को कौन खाएगा? तो घास को तो सर, घास को कौन खाएगा? तो सर टिड्डा खा लेगा। टिड्डा को कौन खाएगा? ठीक है, टिड्डा को सर कौन खाएगा? तो टिड्डा को सर मेढक खा लेगा, मेढक खा लेगा। मेढक को कौन खा सकता है? सर सांप तो खा सकता है, सर्प खा सकता है, और सांप को बाज खा सकता है, चील खा सकती है। और बाज और चील क्या है? मांसाहारी में आ जाएगा। सबसे ऊपर कौन? तो बाज या चील या गिद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, ये भी कोई सवाल है भला? ठीक है, पृथ्वी के सबसे पास ये पृथ्वी, ये पहला परत, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, क्या नाम दे दिया जाए? तो सर सबसे पहले तो क्षोभ कह दीजिए, फिर समताप कह दीजिए, समताप मंडल कह लीजिए, फिर मध्य मंडल कह लीजिए, फिर आयन मंडल कह लीजिए, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल कह लीजिए, बहिर्मंडल कह लीजिए। जवाब हो जाएगा, दिख रहा है वो कौन सा जवाब हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कौन से वर्ष में? तो साल है इसका 2002। डेट देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था जैव विविधता अधिनियम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, जरा देखिए, पर्यावरण को बचाना है तो कौन सी कृषि पद्धति का संबंध इससे होगा? ठीक है, कौन सी कृषि पद्धति का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? ठीक है, जरा ध्यान से देखा जाए कौन सी कृषि पद्धति का। ठीक, तो देख लेते हैं, जरा साफ साफ दिख रहा है। वैसे क्या दिख रहा है? अधिक उपज वाली किस्मों की खेती नहीं, कांच के घर में तो नहीं, रूपांतरित भी नहीं, जैविक खेती में किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, और सिक्किम भारत की नहीं दुनिया का पहला जैविक राज्य बना। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का संबंध अम्ल से, तो कौन सा अम्ल से? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। जब वर्षा का पीएच मान, ठीक है, 5.5 से कम हो जाए तो समझिए वर्षा कैसी है? अम्लीय वर्षा है। अगला प्रश्न,
WWF का पूरा नाम क्या है? ये भी आसान सा हलवा सवाल है। पूछ रहा है WWF का संबंध किससे है? WWF जिसकी स्थापना जो है 1961 को हुआ था। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जिसकी स्थापना 1961 को हुआ था। ठीक है, बाकी आप जानते हैं पांडा जो है इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, जाइंट पांडा इसको, विशालकाय पांडा इसका क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी बताऊंगा नहीं, आप खुद भी जानते हैं, भारत के उत्तर में है, देवभूमि वाले क्षेत्र में। उत्तर खुद ही समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रदूषण के स्तर के मापन से संबंधित तो साल था 1974 का एक अधिनियम आया था प्रदूषण रोकथाम का, उसी के तहत एक बोर्ड बन गया। बताइए कौन सा बोर्ड हो जाएगा? तो सर बोर्ड हो जाएगा कौन सा? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि दिल्ली में है। जवाब हो जाए क्या? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन, यानी कि ठीक है, क्या हो जाए? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रदूषण तो हो गया था। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहां पर स्थित है? कोटोपैक्सी दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ठीक है, जो कि सक्रिय है। नाम है कोटोपैक्सी, देश है इक्वाडोर में। कौन से देश में पड़ेगा? इक्वाडोर में पड़ेगा। और इक्वाडोर कौन से पर्वत के हिस्से में आएगा? एंडीज में, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में है इक्वाडोर। ठीक है, तो जवाब हो जाए क्या? ठीक है, तो एंडीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास चेमयांगडोंग ग्लेशियर कह लीजिए, यांगसी ग्लेशियर से नदी निकलती है सांगपो, जो कि जब अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? दिहांग। और जब यही असम घाटी में प्रवेश करती है तो कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। तो बताइए नाम हो जाएगा क्या? सर नाम हो जाए इसका क्या? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाए? ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा। ठीक है, जवाब हो जाएगा क्या? ब्रह्मपुत्र हो जाए। ठीक है, तो ये आपके 30 सवाल किससे जुड़े हो गए? ये 30 सवाल जो है आपके ईवीएस वाले सेक्शन के, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपने पेपर देने से जाने से पहले एक बार, ठीक है, इसको भी देख के जाइएगा। ठीक है, इसको देख के जाएंगे, निश्चित तौर पे इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िएगा, तो ये प्रयास करिए अन्य लोग भी जुड़ें और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।